हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लक्ष्य 120। स्वागत है आप सभी का एनवायरनमेंट के थर्ड लेक्चर में, जिसमें हम समझेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो ये चैप्टर में ये वाला जो लेक्चर है, इसमें हम बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करेंगे और इन्वायरमेंटल इश्यूज पे फोकस करेंगे। हमने पहले लेक्चर में देखा था हमारे जो भी स्ट्रेटजी थी इन्वायरमेंट को लेकर कि हम हमारे सोर्सेज क्या होंगे। बायोलॉजी के जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स हमारे सोर्सेज होने वाले हैं। उसके साथ में शंकर आईएएस जो है एक बुक है जो हमारी सोर्स होने वाली है। फिर हमने उसके बाद पीवाईक्यू ट्रेंड्स देखे, फिर उनका ट्रैप्स देखा, फिर नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स का रिवीजन कैसे करना है, और मैंने आपको अपने नोट्स भी दिखाए थे। और इसके जो एनवायरनमेंट है उससे 15 से 17 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, और उसमें से 12 से 13 क्वेश्चंस जो ईज़ी होते हैं, ईज़ी टू मॉडरेट होते हैं, उनको हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और हमने ये देखा कि 15 से 17 क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट जो सर्विसेज हैं, उनका प्रीव्यू हमारे साथ ही होता है सिविल सर्विसेज के साथ। ठीक है, तो इसलिए हमको ये पता होना चाहिए। फिर हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि भाई जो ऑर्गेनिजम्स हैं एंड पॉपुलेशन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। पॉपुलेशन का इंटरेक्शन कैसे होता है वो डिस्कस किया था हमने। और सेकंड चैप्टर में हमने इकोसिस्टम डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिकम्पोजिशन देखा था, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग देखी थी और बाकी चीज़ें देखी थी। ठीक है, अब इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और आपका एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं। So here is a brief about me. So I am Vikas Sharma, and here's my mark sheet of 2021, 22, 23, and my admit card of 25, and here's my scorecard of NetJRF. So let's get started for biodiversity. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है ना? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर का नाम है, तो हम ये देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। According to United Nations Environment Program, biodiversity is the totality of जितने भी जीन्स हैं, है ना? और जितनी भी स्पीसीज हैं एंड इकोसिस्टम इन अ रीजन, इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में, अगर मेंस में कभी क्वेश्चन आ जाए, वैसे बाय चांस जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि भाई बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। मेंस में बट क्वेश्चन आ सकता है कभी भी रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी के, तो आप इस डेफिनेशन को यूज़ करके उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है? तो ये एक मैंने थोड़ी-सी एक प्रीलिम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल दी है कि 26 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? बायोडाइवर्सिटी एज़ अ टर्म जो कॉइन की थी वो वाल्टर ने की थी 1986 में, और इसको पॉपुलराइज़ किया था विल्सन ने। ये आपको ब्रीफ में थोड़ा-सा पढ़ लेना है। वैसे ये जो है आपके यूपीएससी में तो शायद मुश्किल है कि पूछा जाए, पर यूपीपीएससी में जो है इसको पूछा जा सकता है कि इसको टर्म को कॉइन किसने किया था, ठीक है? पॉपुलराइज़ किसने किया था, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब मनाते हैं? तो ये सब चीज़ें आपको उसके लिए याद करनी है। ठीक है? तो हमने देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है ना? बायोडाइवर्सिटी जो है, उसमें हम क्या-क्या देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी में 3 टाइप की डाइवर्सिटी होती है। हमने अभी देखा कि एक तो होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी आपकी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? कि ये कोई सिंगल स्पीसी है दैट माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल, ठीक है? ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, है ना? अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई भी एक प्लांट है या फिर कोई भी अगर स्पीसी है, जैसे ह्यूमन्स को देख लिया जाए, तो ह्यूमन्स में जो जीन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, है ना? इंडियंस के जीन्स अलग होंगे, और इंडियंस में भी जो है साउथ इंडियंस के अलग होंगे, नॉर्थ इंडियंस के अलग होंगे, नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के अलग होंगे, है ना? जो वेस्ट इंडिया में जो रहते हैं उनके जीन्स जो है बिल्कुल अलग होंगे। तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो होती है एक तो, है ना? वो ह्यूमन्स में होती है। ह्यूमन्स आर पार्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक है? और फिर प्लांट्स में भी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके अलावा स्पीसीज़ लेवल पे भी डाइवर्सिटी होती है ना? स्पीसीज़ लेवल पे कैसे कि कैट्स जो होती हैं उसमें जो है आपकी टाइगर्स होते हैं, ठीक है? और आपकी कैट्स होती हैं। ये सब कैट्स की तो आपको 5 वैराइटीज़ पता ही होंगी, है ना? कि जो है आपके लायंस और ये सब जितने भी हैं वो सब कैट की वैराइटी है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आ जाती है थर्ड लेवल पे। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या आएगा, आपके डेज़र्ट्स आएँगे, रेन फॉरेस्ट्स आएँगे, मैंग्रोव्स आएँगे, कोरल रीफ्स आएँगी, वेटलैंड्स आएँगे, एस्चुरीज़ आएँगी, एल्पाइन मीडोज़ आएँगे,
है ना? तो इस तरीके से आपकी 3 लेवल में जो है डाइवर्सिटी आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है ना? जेनेटिक, स्पीशीज़ एंड इकोलॉजिकल लेवल पर, ठीक है? अब हमको देखना है कि प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है आईयूसीएन, है ना? आईयूसीएन क्या करता है कि एक डेटा मेंटेन करता है, जितनी भी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं, उनका एक डेटा जो है आईयूसीएन मेंटेन करता है, ठीक है? उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है? तो आईयूसीएन में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, रेयर डेटा बुक। अब रेयर डेटा बुक क्या है? ठीक है, रेयर डेटा बुक वो बुक है जिसमें आपकी स्पीशीज़ मेंशन्ड हैं, जो कि थ्रेटेंड कैटेगरी में आती हैं। थ्रेटेंड मतलब कि जिन पे कोई खतरा है ना? अब वो रेयर डेटा बुक का क्राइटेरिया क्या है? यूपीएससी प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि रेड बुक का क्राइटेरिया क्या होता है ना? जिस भी स्पीशी की पॉपुलेशन या तो डिक्लाइन कर रही है, या तो वो ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसका वो रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर स्मॉल साइज़ है उसकी पॉपुलेशन का और अभी भी रिड्यूस हो रही है, या फिर वेरी स्मॉल एंड रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन है, या फिर वो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि ये स्पीशीज़ जो रेयर डेटा बुक है उसमें आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपने जो भी स्पीशीज़ पढ़ी होंगी अभी तक, तो उसको आइडेंटिफ़ाई इसी बेसिस पे करते हैं रेयर डेटा बुक में, जो आपकी आईयूसीएन जो है डिक्लेयर करती है। ठीक है, अब इसमें स्पीशीज़ जो थ्रेटेंड कैटेगरी में आती हैं, वो आती हैं आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड वल्नरेबल स्पीशीज़। ठीक है, अब कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, वो अब खत्म हो चुकी हैं स्पीशीज़, अब वो वाइल्ड लाइफ़ में मिलती ही नहीं हैं। पर कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, पर वो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हुई हैं, पर उनको अभी भी जो है ज़ू वगैरह में प्रिज़र्व करके रखा गया है। ठीक है? और फिर होती है एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ का मतलब ये होता है कि वो किसी एक स्पेसिफ़िक रीजन में ही प्राप्त होती हैं, वहीं मिलती हैं, उनको एंडेमिक स्पीशीज़ बोलते हैं। ठीक है? और एक होते हैं, इसमें 2 टाइप के पेजेज़ होते हैं, आपका ग्रीन पेज और आपका पिंक पेज। तो जो पिंक पेज है, उसमें स्पीशीज़ मेंशन होती हैं जो थ्रेटेंड कैटेगरी में होती है। और जो ग्रीन पेज होता है उसमें मेंशन होती है कि भैया जो पहले जो है थ्रेटेंड थी, पर नाउ दे हैव रिकवर्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? फिर हम देखेंगे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है कि भैया इसमें 1300 मेंबर्स होते हैं, 15,000 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं, ये गवर्नमेंट प्लस सिविल सोसाइटी मिलके इस जो है आईयूसीएन का पार्ट है, ठीक है? और फिर इसमें 160 प्लस कंट्रीज़ जो हैं मेंबर्स हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई 70% ऑफ द ऑल स्पीशीज़ रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। यूपीएससी कैन सिंपली फ्रेम अ स्टेटमेंट कि जो अभी तक जितनी स्पीशीज़ भी रिकॉर्ड हुई हैं, उनमें से मैक्सिमम जो स्पीशीज़ हैं वो प्लांट की हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है यूपीएससी का गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में, बायोलॉजी की एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीशीज़ रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। तो ये पता होना चाहिए। वाइल्ड प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी, फंगाई, है ना? और ये सब जो आपके जो प्लांट्स की वैराइटीज़ हैं, वो कंप्राइज़ करते हैं नॉट मोर देन 22%। ठीक है? जो प्लांट जो रिकॉर्ड किए गए हैं, वो 22% के आसपास है। ठीक है? अब इसमें हमें पता क्या चलता है कि भाई आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स जो 7 है वो इंसेक्ट है। अब इसको हम इस वाले ग्राफ को एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे अगर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमको समझ आ जाए, है ना? अब एक होते हैं वर्टिब्रेट्स जिनको बैकबोन होती है, और एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स जिनको बैकबोन नहीं होती है। तो ये सिंपल आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना? जिसमें से वर्टिब्रेट्स में से जिसमें से पॉपुलेशन जो है 50% पॉपुलेशन आपकी फिशेस की है, 10% मैमल्स हैं, 20% बर्ड्स हैं, 15% रेप्टाइल्स हैं और 10% एम्फीबियंस हैं। ठीक है? और इनवर्टिब्रेट्स में से 70% जो आइडेंटिफाई रिकॉर्ड हुए हैं वो इंसेक्ट्स हैं। तो ये सबसे अब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई इंसेक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा हमने इंसेक्ट्स को ही रिकॉर्ड किया है 70% के आसपास। आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट 7 आर इंसेक्ट्स। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? फिर आपके जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है ना? जो फ्लावर्स देते हैं, ठीक है? वो आपको पता होना चाहिए। फंगाई भी काफ़ी जो है प्रेडोमिनेंट है आपके प्लांट्स में, ठीक है? मॉसेस, फर्न्स,
एल्गी, लाइकेंस, तो ये भी स्पीसीज़ होती हैं और ये हमने देखा था पहले चैप्टर में कि जो प्राइमरी लेवल पर जो आपकी जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, उस टाइम पे मॉसेस, लाइकेंस वगैरह ही जो है प्रोड्यूसर्स होते हैं। मतलब यही सबसे ज़्यादा प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी लेवल पर, इनिशियली यही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? फिर हमको पता होना चाहिए कि भाई जो इंडिया है, इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, पर हमारे पास 8.1% स्पीसीज़ का जो है कलेक्शन है, ये पता होना चाहिए आपको, है ना? और इंडिया जो है, इंडिया इज़ पार्ट ऑफ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मेगा डाइवर्सिटी होती क्या है? मेगा डाइवर्सिटी refers to the countries with a high total number of species including a significant percentage of endemic species, है ना? ये डेफिनेशन दी गई है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, एक एनजीओ है उसके द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया एक वन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। इंडिया में हाई टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज़ मिलती हैं। एक तो स्पीसीज़ का नंबर भी ज़्यादा है, फिर एंडेमिक स्पीसीज़ भी बहुत मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ स्पीसीज़ तो ज़्यादा हैं ही, प्लस हमारे यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज़ भी ज़्यादा है। एंडेमिक स्पीसीज़ मतलब ये होता है कि जिनका ओरिजिन जो हो, वो आपके यहीं होना चाहिए, आपका लोकलाइट होनी चाहिए स्पीसीज़, तो वो भी ज़्यादा है। ठीक है? तो ऐसी जो है आपकी 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं। तो एक बार उनकी लिस्ट भी एक बार देख लेते हैं कि अगर यूपीएससी ने बाय चांस कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई बाकी की जो 11 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं, वो कौन-सी हैं? एक बार वो बता दो। और प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये लिस्ट जो है वो कंज़र्वेशन इंटरनेशनल निकालता है। ठीक है, वेनेज़ुएला अभी काफ़ी न्यूज़ में है, तो यूपीएससी स्टेटमेंट फ्रेम कर सकता है। ठीक है, यूएस है, साउथ अफ्रीका है, आपका फिलीपींस है, पेरू है, मेक्सिको है, मलेशिया है, मेडागास्कर है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, इक्वाडोर है, डीआरसी है, कोलंबिया है, चाइना है, ब्राज़ील है एंड ऑस्ट्रेलिया है। तो ये आपकी 12 का 12 कंट्रीज़ हैं आपकी, जो कि मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं, जिसकी लिस्ट कंज़र्वेशन इंटरनेशनल निकालता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एक होता है पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी का मतलब ये है कि अर्थ जो है आपकी कुछ रीजन्स ऐसे होंगे जहाँ पर डाइवर्सिटी जो है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होती है, पर कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो कम होती है। फॉर एग्जांपल पोलर रीजन्स पर आपकी बायोडाइवर्सिटी हमेशा से कम थी। वो क्यों थी उसका रीज़न यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है? और जो इक्वेटर है और इक्वेटर ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ पर आपकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब मेन रीज़न तो हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में कि जो भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं, एबायोटिक जो भी फैक्टर्स हैं जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, आपका वाटर हो गया, आपकी लाइट हो गई, आपकी सॉइल हो गई, है ना? ये सब चीज़ें जो है ना, ये 4 जो आपके एबायोटिक फैक्टर्स हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बायोडायवर्सिटी में। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए, है ना? कि भाई यहाँ पर पोलर रीजन पे क्यों नहीं होती डाइवर्सिटी? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम्स में रहता है, वाटर फ्रोज़न है, सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं है, लाइट की अवेलेबिलिटी सही नहीं है ना? 6 मंथ्स तक तो डार्क ही रहता है, 6 महीने लाइट रहती है, 6 महीने लाइट नहीं रहती है। पर जो आपके ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, वहाँ पे आपकी सनलाइट भी अवेलेबल रहती है, वाटर भी एकदम बढ़िया कंडीशन में है, आपकी सॉइल्स भी बढ़िया फर्टाइल है, ठीक है? लाइट भी रहती है, तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके फ़ेवर में हैं। तो इसलिए ट्रॉपिकल रीजन्स पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? फिर हम देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी इम्पोर्टेंस। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम? इम्पोर्टेंस क्या है बायोडायवर्सिटी की? हम इतना प्रिज़र्व क्यों कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी को? क्या नीड है इतनी बायोडायवर्सिटी को प्रिज़र्वेशन करने की? जो अगर एक्सटिंक्ट हो रही है कोई बायोडायवर्सिटी तो उसको एक्सटिंक्ट हो जाने देते हैं। इतना क्या इम्पोर्टेंस है भाई कि हम बायोडायवर्सिटी को कंज़र्व करने के लिए इतना ज़्यादा उसको पढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा ऑर्गनाइज़ेशंस बन रही हैं, है ना? क्यों कंज़र्व करना है हमको बायोडायवर्सिटी को? तो ये हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बायोडायवर्सिटी आपकी इंश्योर करती है एनर्जी और न्यूट्रिएंट के फ्लो को, है ना? जो कि स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे फूड वेब आपने अभी पढ़ा होगा, अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फूड वेब जो है वो होता है रिस्पॉन्सिबल आपके न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र और एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए,
है ना? ये इंश्योर करता है फ्लो को और जिससे स्टेबिलिटी आती है आपके अर्थ में, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये क्रूशियल जो है रोल प्ले करती है बायोडायवर्सिटी। अगर डियर्स खत्म हो जाएँगी, अगर धरती से डियर्स अगर खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, तो ये कहीं न कहीं इम्पैक्ट करेगा आपके लायंस को, है ना? लायंस की पॉपुलेशन भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा अदर स्पीशीज़ पे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी एक स्पीशी या फिर बायोडायवर्सिटी खत्म होती है, तो उसका जो है अलग डोमिनो इफ़ेक्ट पड़ता है अदर स्पीशीज़ पे। इसलिए कंज़र्वेशन इम्पोर्टेंट है, जिससे एनर्जी का फ्लो और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो जो है बना रहे, ये इम्पोर्टेंट है। फिर कुछ सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करता है ना? कुछ सर्विसेज़ जो हैं वो भी प्रोवाइड करती है बायोडायवर्सिटी, जैसे प्रोविज़निंग सर्विसेज़, है ना? फ्यूल वुड मिलता है हमें प्रोविज़निंग सर्विसेज़ में, रेगुलेटिंग सर्विसेज़ जैसे कि ऑक्सीजन को बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कन्वर्ट करना ऑक्सीजन में, उसका बैलेंस बना के रखना। कुछ सपोर्टिंग सर्विसेज़ हैं, जैसे कि पॉलिनेशन, जो आपकी बीज़ होती हैं, बम्बल बीज़ होती हैं, है ना? ये सब चीज़ें जो है पॉलिनेशन करती हैं प्लांट्स का, इम्पोर्टेंट है। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इको टूरिज़्म होता है ना? हमारे यहाँ मेघालय में जो आपकी क्या बोलते हैं, जो आपके जो ब्रिजेज़ होते हैं, मैन मेड जो ब्रिजेज़ हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इको टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। फिर 2 चीज़ें हम देखते हैं, एक तो होती है आपकी स्पीशीज़ की रिचनेस, एक होती है स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी, है ना? रिचनेस का मतलब ये होता है कि काउंट, कितनी स्पीशीज़ हैं, उनको सिंपली काउंट कर दो। डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि रिचनेस प्लस इवननेस, अबंडेंस भी इम्पोर्टेंट है। रिचनेस तो होना ही चाहिए, काउंट तो मुझे चाहिए ही, मतलब स्पीशीज़ तो मुझे 10 ही चाहिए, पर 10 में इवननेस भी चाहिए भाई, 2, 2, 2 मतलब स्पीशीज़ जो है उसमें डाइवर्सिटी भी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपकी लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। जो बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? वो हमने देखा था अभी कि आईयूसीएन का जो रेड लिस्ट है, उसमें मेंशन्ड है कि कुछ स्पीशीज़ जो हैं एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। वो अब धरती पर नहीं रहीं। क्यों? कौन-सी स्पीशीज़ है वो? प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपको अपना जो है नोट कर लेना है इसको कि प्रीलिम्स के लिए जो आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट है, उसमें एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कौन-सी हैं? सबसे पहले डोडो। डोडो एक स्पीशी है जो कि मॉरिशियस में पाई जाती थी, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। क्वागा एक अफ्रीकन स्पीशीज़ थी, वो जा चुकी है ना? स्टेलर्स, सी काऊ, सर्शियन वो भी जा चुकी है। टाइगर जो है गायब हो चुके हैं आपके, कैस्पियन, जावन और बाली, ये टाइगर की स्पीशीज़ गायब हो चुकी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। है ना? अब इनके कॉज़ेज़ क्या होते हैं? एक तो कुछ होते हैं नेचुरल कॉज़ेज़, फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गए, है ना? लैक ऑफ पॉलिनेशन हो गया। फिर अदर कारण भी है, पोचिंग एंड हंटिंग, पॉल्यूशन, है ना? वेटलैंड्स को हम लोग जो है कंक्रीट बनाते जा रहे हैं, ठीक है? कोस्टल एरियाज़ है, वहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो पता होना चाहिए। है ना? प्लास्टिक का इतना हम डेवास्टेटिंग यूज़ कर रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो उसकी वजह से ही बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है। जितनी भी ओशियन स्पीशीज़ हैं, वो बहुत परेशान हैं प्लास्टिक की वजह से, उनका बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? फिर अब हम देखते हैं कि जो अभी जो 6th एक्सटिंक्शन चल रहा है ना? जो 6th एक्सटिंक्शन होगा, अभी तक हम 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन देख चुके हैं। जो मास एक्सटिंक्शन होता है, मास लेवल पे स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन होता है, क्योंकि यूपीएससी ने 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था कि जो 6th एक्सटिंक्शन होगा, वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होगा ह्यूमन्स की वजह से। ये एंथ्रोपोजेनिक रीज़न्स की वजह से ही जो है इतना डिक्लाइन हो रहा है और ये सबसे ज़्यादा फ़ास्टेस्ट होने वाला है ना? बाकी जो 5 जो टाइम्स हुआ था मास एक्सटिंक्शन, वो बहुत स्लो था, पर जो अभी लेटेस्ट एक्सटिंक्शन है, जो 6th मास एक्सटिंक्शन है, वो काफ़ी फ़ास्ट है, वो बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि मतलब जो रीज़न्स हैं, वो तो हम देख ही चुके हैं कि मेजर रीज़न्स क्या हैं। अब इसमें जो एनसीईआरटी में कुछ मेजर रीज़न्स दे रखे हैं कि 4 मेजर कॉज़ेज़ दे रखे हैं, ठीक है? 4 मेजर कॉज़ेज़ क्या-क्या हैं? सबसे पहला है आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। आपके जो फॉरेस्ट हैं, उनका डिस्ट्रक्शन होना, उनका लॉस हो जाना, ये इम्पोर्टेंट है या फिर फ्रैगमेंटेशन हो जाना। 2 फॉरेस्ट के बीच में हमने नेशनल हाईवे बना दिया। यही होता है फ्रैगमेंटेशन, हमने फॉरेस्ट को बाँट दिया।
ठीक है? तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जो आपके अमेज़न्स हैं, उनको लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी बोला जाता है, ठीक है? अब उनको भी हम कट करते जा रहे हैं, क्लियर करते जा रहे हैं, किस लिए? सोयाबीन्स प्रोड्यूस करने के लिए, बीफ कैटल्स के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है कि भाई जो हैबिटेट लॉस है या फ्रेगमेंटेशन है, उसकी वजह से बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है, ठीक है? फिर होता है दूसरा आपका कारण है वो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, है ना? हमारी जो नीड्स हैं वो ग्रीड में बदल गई हैं, ठीक है? हम जो है ग्रीडी हो गए हैं अपने एनवायरनमेंट को लेकर। हम जो है फॉरेस्ट को जो है एक्सटिंक्ट कर रहे हैं। डिफ़ॉरेस्टेशन बहुत तेज़ी से होता जा रहा है। पहाड़ों पर देख लो आप आज, है ना? अरावलीज़ का आपने केस सुना होगा, ठीक है? अरावलीज़ को किस तरीके से जो है डिफ़ॉरेस्टेशन की वजह से अरावलीज़ जो है आपकी ख़त्म होने लग रही हैं और उसकी वजह से भी आपका पॉल्यूशन बढ़ रहा है, डस्ट पॉल्यूशन बढ़ रहा है और भी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडायवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना? ओवर एक्सप्लॉइटेशन में एग्ज़ाम्पल्स आपके 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, है ना? स्टेलस सी काऊ और पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन आपने एक बच पहले क्या होता था कि मिडेवल इंडिया में एक पिजन होता था, जो कि आपका जो है संदेश पहुँचाता था, अलग-अलग जगह पे उस टाइम पे कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा जो है आपका एक साधन हुआ करता था पैसेंजर पिजन, जो कि अब बिल्कुल एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो गया है, तो अब ये किसी तरीके से अवेलेबल नहीं है। ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर जब कोई एलियन स्पीशीज़ का इन्वेज़न होता है, तो उसकी वजह से भी आपकी बायोडायवर्सिटी जो होती है, उस रीजन की एक्सटिंक्ट होने लगती है, उस रीजन की बायोडायवर्सिटी खत्म होने लगती है। अब कुछ स्पीशीज़ जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपकी कैरेट क्रास, है ना? लैंटाना, वाटर हाइनेज, ठीक है? और अफ्रीकन कैटफिश, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ना? यूपीएससी पूछ सकता है कि इनमें से कौन-सी स्पीशीज़ जो है इन्वेसिव स्पीशीज़ है इंडिया में। और फिर होता है को-एक्सटिंक्शन, अगर जैसे प्रे आपका खत्म हो गया तो आपका प्रेडेटर भी खत्म हो जाएगा, है ना? ये क्योंकि पॉजिटिवली एक-दूसरे से लिंक्ड होते हैं। अब फिर हम बायोडायवर्सिटी को कंज़र्व क्यों कर रहे हैं? ठीक है? व्हाई शुड वी कंज़र्व बायोडायवर्सिटी? हमने अभी देखा था कि भाई बायोडायवर्सिटी का कंज़र्वेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो ये हमारी यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब यूटिलिटी मतलब ये हमारी जो जो डेली नीड्स हैं, जैसे कि हमारी पल्सेस हो गई, फ्रूट्स हो गए, फायरवुड हो गया, फाइबर हो गया, ये सब प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है? और कुछ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी होती है। ये तो हो गया नैरो व्यू, है ना? कि ये प्रोडक्ट हमें देता है नेचर या फिर बायोडायवर्सिटी हमें ये सब प्रोडक्ट देती है, इसलिए हम बायोडायवर्सिटी को कंज़र्व करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट टर्म है बायो प्रोस्पेक्टिंग, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है। बायो प्रोस्पेक्टिंग मतलब ये होता है कि एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अगर कोई स्पीसी उसकी कोई इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम एक्सप्लोर करते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस को जो है यूज़ करते हैं, उसको बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो आपका रीज़न है वो है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, मतलब बायोडायवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स, है ना? नेचर जो आपकी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं वो हमने लास्ट चैप्टर में देखी थी कि भाई सॉइल फॉर्मेशन हो गया, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग हो गई, है ना? आपका और भी कई चीज़ें हो जाती हैं, वो सर्विसेज जैसे कि आपका फूड, मेडिसिन्स, ऑर्नामेंट्स, कल्चरल वैल्यूज़, टूरिज़्म, आर-एन-डी, है ना? क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी, रेनफॉल कितना होगा, मॉनसून कैसा चलेगा, ये सब चीज़ें। तो इसलिए भी बायोडायवर्सिटी को कंज़र्व करना इम्पोर्टेंट है। थर्ड इम्पोर्टेंट रीज़न है आपका एथनिक मतलब एथिकल रीज़न। एथिकल रीज़न क्या है कि भाई अगर हम ह्यूमन्स व्हाट वी ओ टू 1 मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, है ना? हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कुछ मोरल ड्यूटी बनती है, जो हमारे फेलो एनिमल्स हैं या फिर फेलो आपके प्लांट्स हैं, फ्लोरा एंड फौना है, उनको कंज़र्व करने की हमारी मोरल ड्यूटी है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब हम कंज़र्व कैसे करेंगे बायोडायवर्सिटी को? हाउ डू वी कंज़र्व द बायोडायवर्सिटी? एक आइडिया होता है इन सीटू कंज़र्वेशन, मतलब ऑन द साइट, वहीं के वहीं कंज़र्व कर लेना, जहाँ पर बायोडायवर्सिटी आपकी मिलती है। इसका एग्ज़ाम्पल होता है आपका टाइगर रिज़र्व हो गया, ठीक है? नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिज़र्व्स हो गए। ये सब जो है आपके इन सीटू कंज़र्वेशन का पार्ट होते हैं। बायोडायवर्सिटी जहाँ है,
उसी रीजन में हमको उसको कंजर्व करना है, ठीक है। और XC2 होता है कि आपको ऑफ साइट कंजर्वेशन, जैसे कि आपने जू सुने होंगे, जू का इस्तेमाल होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर होता है एक आपका बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये इम्पॉर्टेंट है टर्म प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब ये है कि जितने भी रीजन्स हैं जिसमें हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस है एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म है, एंडेमिज्म मतलब कि वहाँ की लोकल स्पीसीज प्लस रिचनेस मतलब कि काउंट में, तो ये जो है इन एरियाज को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला जाता है, ठीक है। अब इंडिया में कौन से रीजन्स हैं जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि जो आपका लक्षद्वीप है वो पार्ट नहीं है, ठीक है। पार्ट क्या-क्या है? वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयाज़ आर पार्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। अब ये आइडिया आया कहाँ से था? ये आइडिया आया था 1988 में, है ना? नॉर्मन मेयर्स करके थे, उन्होंने ये टर्म को दिया था, जो कि आपके IUCN से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देयर आर 34 है ना बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो कि 2% लैंड को कवर करते हैं, पर उनमें 30% बायोडायवर्सिटी जो है रहती है। तो ये इतना इम्पोर्टेंस है आपके बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का, ठीक है। फिर देखते हैं कि और जो इम्पोर्टेंट कंज़र्व कैसे करते हैं हम, जो हमारे बायोडायवर्सिटी है, XC2 कंज़र्वेशन क्या होता है? इन-सीटू कंज़र्वेशन हमने देख लिया। इन-सीटू कंज़र्वेशन में आपका नेशनल पार्क्स आ जाते हैं, बायोस्फीयर रिज़र्व्स आ जाते हैं, ठीक है? आपके जो है टाइगर रिज़र्व्स आ जाते हैं। ये सब हम डिटेल में देखेंगे जब हम एडवांस नोट्स को स्टडी करेंगे, तो उसमें हम इम्पोर्टेंट जो टाइगर रिज़र्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिज़र्व्स हैं, वो सब हम उसमें देख लेंगे। अभी हम ब्रीफ में जो है एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, उनको हम देख रहे हैं। कि अभी हम ये समझ रहे हैं कि भाई अगर इन सीटू कंजर्वेशन है, अगर यूपीएससी इन सीटू कंजर्वेशन पूछ ले तो वो क्या होता है? हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब एक्स सीटू कंजर्वेशन भी अभी हमने देखा, जो ऑफ साइट कंजर्वेशन होता है, जैसे ज़ूलॉजिकल पार्क्स हो गए आपके, बोटैनिकल गार्डन्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हो गए, ये सब जो है आपके एक्स सीटू कंजर्वेशन का पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर बस ये चैप्टर में आपका यही इम्पोर्टेंट है, बाकी हम एडवांस नोट्स में स्टडी करेंगे काफ़ी डिटेल में ये सब चीज़ों को। वाइल्ड लाइफ, तो वर्ल्ड WWF एनजीओ है, उसका क्या काम होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे, है ना। यूनेस्को का मैप प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, वो सब भी हम उसी टाइम पे, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम क्या है, ठीक है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से कंजर्व करना है, वो सब हम एडवांस नोट्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये कोरल्स जो हैं, कैसे बायो रॉक के थ्रू हम जो है कंजर्व कर रहे हैं, वो सब भी हम एडवांस कोर्स में स्टडी करेंगे। सो नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ एनवायरमेंटल इश्यूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनवायरमेंटल इश्यूज़ से कम आपके 1 से 3 क्वेश्चन आ जाएँगे। या तो बेसिक भी आ सकते हैं या फिर एडवांस भी आ सकते हैं। इस चैप्टर में हम सारी चीज़ें देखेंगे कि पॉल्यूशन क्या है आपका, एयर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं, एग्रोकेमिकल्स क्या हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होती है ना? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओज़ोन डिप्लीशन क्या होता है, डिग्रेडेशन क्या है, ठीक है, डिफ़ॉरेस्टेशन क्या होता है, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज़ पॉल्यूशन? पॉल्यूशन इज़ एनी अनडिज़ायरेबल चेंज, कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। अगर कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज होता है फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में एयर, लैंड और वाटर और सॉइल के, तो उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। और जो पॉल्यूशन के एजेंट्स होते हैं, जो पॉल्यूशन करते हैं, उसको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 है, ये बहुत ही लैंडमार्क एक्ट है, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल। ये जो है एक लैंडमार्क एक्ट है, जो कि सबको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। एयर पॉल्यूशन क्या है ना? एयर पॉल्यूशन किस तरीके से जो है मॉडर्न जो आपके टाइम में काम करता है, वो पता होना चाहिए। ठीक है?
तो पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, जो एयर में पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं, वो आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी डायरेक्टली पूछ लेता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड, आप कमेंट्स में लिखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट या नहीं है, ये आप मुझे बताइए। ठीक है, जो आपका मीथेन है CH4, क्या वो एक पॉल्यूटेंट है? क्या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है HFC है, वो एक पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट? तो आप मुझे ये कमेंट में लिख के बताइए कि ये पॉल्यूटेंट्स हैं या नहीं है। मेजर जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हैं आपके CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन, लेड, लेड का फॉर्मूला होता है Pb, ठीक है? और आपका सल्फर ऑक्साइड, स्मॉग, पीएम मतलब पर्टिकुलर मैटर्स जो हैं आपके 2.5 और पर्टिकुलर मैटर्स 10, ये साइज होता है पीएम मैटर्स का, ठीक है? और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपके कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं। फिर आपके कुछ NAQI में कुछ पॉल्यूटेंट्स जो हैं, जिनका मॉनिटरिंग होती है, जिनको मॉनिटर किया जाता है। वो कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। ओज़ोन, सल्फर डाइऑक्साइड, PM2.5, PN10, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, आपका मीथेन, NH3 और आपका लेड। तो ये आपको पता होने चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और फिर आपका सफ़र, एक सफ़र प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि आईआईटी आपका मद्रास है, उसने डेवलप किया था। उसमें कौन से पॉल्यूटेंट्स एक्स्ट्रा हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, जो कि आपके उसमें NAQI के अलावा जो पॉल्यूटेंट्स इसमें हैं, वो आपको प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, मरकरी हो गया, बेंज़ीन हो गया, ज़ाइलीन हो गया, है ना? टोलुइन हो गया, तो ये इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है? फिर यूपीएससी ने शायद 2023 या 2024 में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रखा था कि एसिड रेन जो है, एसिड रेन किससे होती है? सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड जो है आपके वाटर से मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनता है या फिर नाइट्रिक एसिड बनता है, उससे जो है एसिड रेन होती है। और इसके सोर्सेज़ क्या होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। सल्फर का क्या सोर्स होता है, वो हमने पढ़ा है। नाइट्रोजन का क्या सोर्स होता है, वो भी हमने पढ़ा है, और हम उसको एडवांस नोट्स में पढ़ेंगे जब हम सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल जो है आपकी पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये सारी साइकिल्स जो हम पढ़ेंगे, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है साइकिल्स वर्क करती हैं। तो इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब NAQI का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है ना? नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, NAQS, इसका क्या मतलब है? इसमें कौन-सी मतलब जो है पॉल्यूटेंट्स हैं, वो कौन से पॉल्यूटेंट्स इसमें मेंशन है ना? इसको किसने डेवलप किया है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डेवलप किया है अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ये पता होना चाहिए, है ना? इसमें कौन से पॉल्यूटेंट्स एक्स्ट्रा हैं, BAP है, निकेल है, बेंजीन है, आर्सेनिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फिर हम देखते हैं कि भाई एयर पोल्यूशन में कौन से कंपोनेंट्स इम्पोर्टेंट हैं। सो एयर पोल्यूशन में हमने देख लिया था कि जो भी NAQI है, NAQS है, ये सब चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद हम देखते हैं कि भैया फ्लाई ऐश क्या होती है ना? अब सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन जो है, जो आपका एयर में पोल्यूशन होता है, वो मोस्टली आपका वेहिकुलर एमिशन से होता है ना? थर्मल पावर प्लांट से होता है, या फिर नेचुरली वोल्केनिक इरप्शन से होता है ना? यही मेन रीज़न्स होते हैं आपके एयर पोल्यूशन के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, उसमें किस तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है ना? थर्मल पावर प्लांट्स में किस तरीके की क्लीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, क्लीन टेक को यूज़ करके पोल्यूशन जैसे कि PM2.5, PM10, है ना? सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा को कंट्रोल किया जाता है, और जो पोल्यूटेड एयर होती है, उसको कैसे क्लीन एयर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है? तो जो मेन चीज़ है, वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। जी। प्रीलिम्स में जो पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा आपका एक सिंपल फैक्ट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है? और इसका यूज़ क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है? अब इसकी यूटिलिटी है, आपके जो भी पार्टिकल्स होते हैं एयर में, उसको ये जो है कंट्रोल करता है, उसको जो है सप्रेस करता है पॉल्यूटेंट्स को, और क्लीन एयर आपको प्रोवाइड करता है। इसका सिंपल सा ये काम है, ठीक है? अब कैसे, किस तरीके से पॉल्यूटेंट्स को जो है रिमूव किया जाता है? सबसे पहला आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये रिमूव करता है 99% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर्स को प्रेजेंट इन द
एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट। ये सिंपल फैक्ट आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी स्क्रबर। ए एक आपका स्क्रबर होता है जो कि आपकी सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करता है ना? जिसके लिए आप स्प्रे करते हो वाटर को एंड लाइम को। इन दोनों का यूज़ करके आप सल्फर डाइऑक्साइड को जो है रिमूव करते हो फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है? तो यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि जो पीएम 2.5 है वो ज़्यादा डेंजरस है या फिर पीएम 10 ज़्यादा डेंजरस है? तो ये आपको एक ब्रीफ में पता होना चाहिए। ठीक है? और आगे क्या देखते हैं इसमें, हम आगे देखते हैं कि भाई जो फ्लाई ऐश है, यूपीएससी ने पीवाईक्यू में फ्लाई ऐश भी पूछ रखा है। फ्लाई ऐश में क्या पूछा था कि फ्लाई ऐश जो है बनता कैसे है? एल्यूमिनियम सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन ऑक्साइड्स, कैल्शियम ऑक्साइड्स, है ना? इन तीनों से मिलके बनता है ये। और इसमें जो है किस तरीके का क्या-क्या रिलीज़ होती हैं गैसेज़, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें से पॉल्यूटेंट्स कौन से रिलीज़ होते हैं? कैडमियम, लेड, निकल, ये तीनों पॉल्यूटेंट्स इससे रिलीज़ होते हैं, एंड ब्लैक सोट। ठीक है, अब इसकी यूटिलिटी क्या होती है? सीमेंट इंडस्ट्री, ब्रिक इंडस्ट्री, रोड इंडस्ट्री, है ना? सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, या फिर आपकी अबैंडन्ड जो माइन्स हैं उनको फिल करना। ये सब इसकी यूटिलिटी है। ठीक है? इसी तरीके से जो आपकी व्हीकल्स होती हैं, उनमें भी पॉल्यूशन कॉज़ करती हैं। उनका जो एग्ज़ॉस्ट होता है, उससे आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो जो है आपके एनवायरनमेंट में रिलीज़ होते हैं और जो कि पॉल्यूशन को कॉज़ करते हैं। ठीक है? इसके लिए हमने कुछ जो है इनिशिएटिव लिए हैं कि किस तरीके से जो है वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहले हमने जो आपका इनिशिएटिव लिया वो सबसे पहला इनिशिएटिव जो हमने लिया वेहिकुलर एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए, वो था हमारा जो आपके जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं, उसका यूज़ करना। वो मतलब जनरली जो हम लेमैन लैंग्वेज में समझें तो एग्ज़ॉस्ट, जो व्हीकल का एग्ज़ॉस्ट होता है, उसको कैटालिटिक कन्वर्टर भी बोलते हैं। उसमें हम प्राइमरीली प्लैटिनम, प्लेडियम एंड रोडियम का यूज़ करते हैं, जिससे जो आपके अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको हम कन्वर्ट कर पाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है? और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और नाइट्रिक आपकी ऑक्साइड होती है, उसको हम चेंज कर पाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैसेज़ में, जिससे आपका पॉल्यूशन जो है रिड्यूस होता है। सबसे पहला चीज़ तो ये हो गई। फिर उसके बाद मैंने आपके लिए एक जो है पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बना रखा है, अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने सीएनजी का यूज़ किया। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने की कि लेड और सल्फ़र को फ्री कर दिया। हमारे यहाँ पे जो पेट्रोलियम होता है, उसमें हम ट्राई ये करते हैं कि सबसे मिनिमम जितना कम हो सके उतना सल्फ़र और लेड जो है वो कम रख सकें, जिससे पॉल्यूशन जो है आपका कम हो जाएगा। ठीक है? ये चीज़ें हो गई। फिर आपकी नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो हो जाती है आपकी कि नॉइज़ जो है आपकी, नॉइज़ एज़ अ पॉल्यूशन जो है वो आपके एयर एक्ट में आता है ना? ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? फिर उसके बाद हम देखते हैं वाटर पॉल्यूशन को, है ना? वाटर के प्राइमरीली 3 कारण हैं, है ना? वाटर पॉल्यूशन के प्राइमरीली 3 कारण होते हैं। एक तो ह्यूमन वेस्ट, फिर आपकी इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना? एक होता है फिर होता है आपका एग्रीकल्चरल रन ऑफ। 3 चीज़ों से आपका वाटर का पॉल्यूशन होता है, ये आपको पूरे चैप्टर में मेंशन है ना? अब ह्यूमन जो वेस्ट है, वो 3 टाइप से होती है। ह्यूमन वेस्ट 3 टाइप की होती है। एक तो आपकी किचन की वेस्ट हो गई, है ना? एक आपकी हो गई वॉशरूम या फिर बोलें तो बाथरूम की वेस्ट, है ना? ये दोनों जो है पॉल्यूशन कॉज़ करते हैं, ठीक है? फिर आपकी इंडस्ट्रीज़ जो हैं आपकी, जो आपका वेस्ट होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसको रिलीज़ करती हैं, है ना? जैसे कि आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो वाटर रिलीज़ करते हैं, उससे भी वाटर में पॉल्यूशन होता है, उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है? फिर आपने पंजाब में सुना होगा कि रिवर्स बोरिंग होती है ना? जिससे आपके आर्सेनिक या फिर हेवी वाटर्स को जो है वापस से वो इंजेक्ट कर देते हैं उसमें, ठीक है? ये चीज़ हो गई। फिर आपका एग्रीकल्चरल रन ऑफ का क्या सीन है कि जो एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते हैं नाइट्रेट्स प्राइमरीली, है ना? जैसे कि यूरिया और आपका फॉस्फेट, है ना? अब ये दोनों जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब ये कि अगर इनको मिलने के बाद जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है, वो सबसे ज़्यादा फ़ास्ट हो जाती है।
है ना? अब जब प्लांट्स की ग्रोथ इतनी फ़ास्ट हो रही है तो प्लैंकटन्स जो वाटर बॉडी में प्लैंकटन्स होते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत फ़ास्ट होती है। अब इसकी वजह से प्लैंकटन्स जो होती है वो एल्गी होती है। उसकी वजह से आपका एल्गल ब्लूम होता है ना? एल्गल ब्लूम। ये एक पॉल्यूशन होता है, ये एक तरीके का काइंड ऑफ पॉल्यूशन है, ठीक है? ये मतलब आपका ये मतलब जो कल्चरल पॉल्यूशन मतलब ये जो है ना हम ह्यूमन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, ह्यूमन्स की वजह से आपके पॉन्ड्स या फिर वाटर बॉडीज़ की एजिंग बहुत फ़ास्ट हो रही है। तो ये 3 टाइप का वाटर पॉल्यूशन होता है। इसमें काफ़ी डिटेल में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है? जैसे कैसे डोमेस्टिक सीवेज जो है और आपका इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैसे जो है वाटर पॉल्यूशन को कॉज़ करते हैं, ठीक है? फिर आपका वाटर जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, ठीक है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में तो वही, जो लाइफ़ है, उसकी ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है? अब जैसे वाटर है, वाटर में अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उसमें जो है उसको डिकम्पोज़ करने के लिए बैक्टीरिया की भी ग्रोथ होगी। अब बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया भी तो एक लाइफ़ है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइफ़। तो बैक्टीरिया इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइफ़। जब बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ती है, तो वाटर में जो है डिकम्पोज़िशन होता है और उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। इससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, ठीक है? और हमने देख ही लिया कि प्लैंकटन्स जो आपके फ्री फ्लोटिंग एल्गी है, उसकी ग्रोथ होती है, उसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है? एक आपकी वाटर हाइनेज करके जो टेरर ऑफ बंगाल है, उसका काफ़ी इश्यू चल रहा है इंडिया में, जो कि फॉरेन इन्वेजन है जिसका, एक इन्वेसिव स्पीसी है ये, ठीक है? और हमने देखा कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन का मतलब सिंपल ये है कि आपकी एक्वेटिक फूड चेन या फिर आपकी जो है टेरेस्ट्रियल फूड चेन में भी हो सकता है ये, एक्वेटिक के साथ-साथ कि जो इंक्रीज़ इन द कॉन्संट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट्स एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डीडीटी करके पॉल्यूटेंट है, ठीक है? उसका लेवल जो है वाटर में जो आपका 0.003 होगा सॉरी ज़ू प्लैंक्टन्स में इसका लेवल होगा 0.04 है ना? स्मॉल फिश में होगा 0.5 और जो लार्ज फिश है उसमें होगा 2। तो आप कैसे देख रहे हैं कि सक्सेसिव जो ट्रॉफिक लेवल्स में आपका जो लेवल ऑफ डीडीटी है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसी फिनोमेना को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है? तो आपके जो पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं जैसे मरकरी हो गया, डीडीटी हो गया, नाइट्रेट हो गया, है ना? वीओसी हो गया, एंडोसल्फान हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, फॉर्मेलिन हो गया, पीवीसी हो गया, है ना? मरकरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो ये सारे आपके पॉल्यूटेंट्स हैं। फिर आता है आपका यूट्रोफिकेशन सॉरी यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन इज़ द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक्स बाय बायोलॉजिकल एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। वही हमने जो डिस्कस किया था कि अगर एग्रीकल्चरल रन ऑफ हो रहा है तो उसकी वजह से जो है नाइट्रेट्स और फॉस्फेट उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है ना? पॉपुलेशन किसकी बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी प्लैंक्टन्स की, उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होगा या फिर एजिंग जल्दी से आ जाएगी, जिसको कल्चरल या फिर एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं, जो कि नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की वजह से होता है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं सॉलिड वेस्ट, है ना? इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे एडवांस नोट्स में कि सॉलिड वो वेस्ट जो है आपके सॉलिड वेस्ट रूल्स जो है 2016 के सॉरी वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है? 3 टाइप्स के होते हैं बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है वो देखेंगे हम उसमें, एडवांस नोट्स में हम इसको काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर आपका प्लास्टिक वेस्ट भी हम देखेंगे, है ना? प्लास्टिक वेस्ट रूल्स भी 2016 के हैं, उनको भी हम एक साथ स्टडी कर लेंगे, है ना? प्लास्टिक वेस्ट रूल्स, ई-वेस्ट रूल्स, सॉलिड वेस्ट रूल्स या फिर और भी कई तरीके के रूल्स हैं, उसको हम एंड में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हमने एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट तो देख ही लिया, है ना? पेस्टिसाइड्स वगैरह, हर्बिसाइड्स और फंगिसाइड्स का क्या इम्पैक्ट रहता है, वो हम देख चुके हैं। उसके बाद आपका आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, है ना? रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होती है? जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उससे जो वेस्ट निकलती है, उसको रेडियो एक्टिव वेस्ट बोलते हैं, है ना? तो उसको भी ट्रीट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और डिज़ास्टर्स भी हो रखे हैं 3 कौन से 3 डिज़ास्टर्स हैं न्यूक्लियर डिज़ास्टर्स वो आपको पता होने चाहिए। 3 माइल्स आइलैंड डिज़ास्टर हो रखा है ना? चेरनोबिल इंसिडेंट हो रखा है और
ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ये एक नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है जो कि अर्थ की सरफेस और अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता क्या है? बेसिकली जो अर्थ जो है आपकी, उसमें कुछ गैसेस होती हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, जिनका मतलब जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस वो हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC एंड N2, नाइट्रस ऑक्साइड। इनका मतलब देखो स्पेशल फीचर क्या है, इसकी वजह से इनको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। फीचर ये है कि जब भी इंसोलेशन होता है, जो भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है, सन से जो रेडिएशन अर्थ की तरफ आ रही होती है, वो इसको तो ट्रांसपेरेंटली अंदर आने देते हैं, है ना? ये गैसेस इसको ट्रांसपेरेंटली अंदर आने देते हैं। पर जब ये अर्थ की जो टेरेस्ट्रियल जब एब्ज़ॉर्ब कर लेता है अर्थ इसको, तब यहाँ से जब रेडिएट होती है जब हीट, तो उसको ये है ना ओपेक होता है उसके लिए, उसको ये बाहर नहीं जाने देता, उसको ट्रैप कर लेता है, उसकी वजह से अर्थ में हीटिंग होती है। तो इसी को ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट बोलते हैं और इसीलिए ग्रीन हाउस गैस जो आपकी होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज़ जो होती हैं, वो जो है ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करती हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग करती हैं या फिर यूँ कहें कि हीट बजट को मेंटेन करती हैं। है ना? सिंपल फिनोमेना ये है। इनका कंट्रीब्यूशन आपको पता चाहिए, है ना? इनका कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछ ले कभी-कभी पूछ लेते हैं वो लोग, है ना? कि कार्बन डाइऑक्साइड 60% है, मीथेन 20% है, सीएफसी 14% है, N2O 6% है। सिंपल, इतना पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती है ना? कुछ से सी लेवल राइज़ हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, हीट वेव्स जनरेट हो रही हैं, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है। पेरिस एग्रीमेंट वगैरह हम पढ़ेंगे एडवांस लेक्चर में। ठीक है, एडवांस लेक्चर में हम देख लेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट में क्या गोल है, 1.5 डिग्री का गोल है या फिर 2 डिग्री का गोल है ना? 2 डिग्री सेल्सियस का या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, तो ये अपन को पता चाहिए। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओज़ोन, ओज़ोन डिप्लीशन। ओज़ोन क्या होता है? ओज़ोन आपने पढ़ा होगा कि ओज़ोन एक लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो आपको हार्मफुल जो सन से रेज़ आती हैं, उसे प्रोटेक्ट करता है। यूवी रेज़ जो आती हैं सन से, उससे प्रोटेक्ट करता है हमें ओज़ोन। अब जो ओज़ोन है आपका वो डिप्लीट हो रहा था, वो क्यों डिप्लीट हो रहा था? क्योंकि हम सीएफसी यूज़ करने लगे थे बहुत ज़्यादा। हुँ, सॉरी, सीएफसी क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हमारे फ्रिज में कुछ गैसेज़ का यूज़ होता था, उसमें से एक था सीएफसी, फ्रिज और एसी में यूज़ होता था। उसको हमने बाद में चेंज कर दिया था एचएफसी से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है? तो ओज़ोन डिप्लीशन में वो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स थे। ठीक है? तो वो जो आपका ओज़ोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, जो कि यूवी रेज़ से प्रोटेक्ट करता है अर्थ को। ठीक है? तो ये अपन को पता चाहिए। ठीक है? अब आपकी ओज़ोन डिप्लीशन जो पोटेंशियल है या फिर यूँ कहें कि ओज़ोन डिप्लीशन जो कौन-कौन से आपके मेजर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं जो ओज़ोन को डिप्लीट करते हैं? वो है आपके सॉरी, सीएफसी, एचसीएफसी, हैलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड और आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये आपके ओज़ोन डिप्लीशन पोटेंशियल के हिसाब से मैंने यहाँ पे रेट कर रखा है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है? और आपका एचएफसी जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है वो एक आपका ओज़ोन डिप्लीटिंग पॉल्यूटेंट्स नहीं है। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, अमोनिया भी नहीं है। तो ये भी हमको पता चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? अब ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल कितना है ना? किस गैस का कितना पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग में, ये भी अपन को एक बार पढ़ लेना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, मीथेन का कितना है, नाइट्रस ऑक्साइड का कितना है, एचएफसी का कितना है ना? फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ कि एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, वो हम देखेंगे एडवांस नोट्स में, है ना? जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, वो हम एडवांस नोट्स में देखेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, उसमें देख लेंगे एक बार हम, ठीक है? फिर आपका सॉइल का कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है, ये भी हम देखेंगे, हाँ? यूएनसीबीडी जब हम पढ़ेंगे, उसमें हम देख लेंगे कि डेज़र्टिफ़िकेशन कैसे हो रहा है
और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है यूएनसीबीडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनसीबीडी, जो कि डेजर्टिफिकेशन को अरेस्ट करने के लिए बनाया गया है, उसको रिड्यूस करने के लिए या फिर उसको एलिमिनेट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। अब सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन क्या होता है वो भी अपन को पता होना चाहिए थोड़ा, है ना? आइडिया होना चाहिए कि वाटर लॉगिंग या फिर सॉइल सैलिनिटी से क्या होता है ना? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके मेजर कारण क्या हैं, मेजर कॉजेज़ क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब जब इतना सब कुछ हमने पढ़ ही लिया है फॉरेस्ट के बारे में, तो इम्पोर्टेंट ये है कि प्रीलिम्स के लिए क्या निकालना है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है? प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आपकी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज निकालती है हर साल, है ना? हर 2 साल में 1 बार निकाली जाती है ये रिपोर्ट। तो इसमें काफ़ी डिटेल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है आपका डिटेल में रिपोर्ट प्रोवाइड करता है कि इंडिया का कितना परसेंट फॉरेस्ट जो है इंक्रीज़ हुआ है, कितने परसेंट ट्री कवर इंक्रीज़ हुआ है, स्टेट का क्या सीन है, तो वो हम एडवांस नोट्स में इसको देख लेंगे। सॉरी। और फिर लास्ट में हम ये देखेंगे कि चिपको मूवमेंट क्या है ना? चिपको मूवमेंट एक मूवमेंट थी जो कि हिमालयाज़ में हुई थी, गढ़वाल हिमालयाज़ में, जहाँ पर कुछ लेडीज़ ने, है ना, जो आपके ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे इसमें अमृता देवी बिश्नोई जो हैं, उन्होंने ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हग कर लिया था और ट्रीज़ का डिफ़ॉरेस्टेशन नहीं होने दिया था, है ना? ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है आपका। फिर हम देखेंगे एडवांस नोट्स, है ना? अब हम एडवांस नोट्स में कल से स्टार्ट करेंगे कि एडवांस नोट्स हम स्टार्ट करेंगे कार्बन साइकिल से, है ना? सबसे पहले हम कार्बन साइकिल देखेंगे कल, ठीक है? फिर उसके बाद हम नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे आपका जो है सल्फर और फास्फोरस साइकिल, ठीक है? एडवांस नोट्स में हम ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयरिज्म में क्या डिफरेंस होता है, ये सब हम देख लेंगे, ठीक है? फिर हम बेसिक जो आपके मेजर इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनकी लोकेशन और उनके फीचर्स देख लेंगे एक बार, है ना? सबके ब्रीफ में देखेंगे, बाकी आपको नोट करना है ये सब। और हम इसके नोट्स जो है हमने जो है आपके प्रिंटेड नोट्स इसके अवेलेबल करवा देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है? फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपके जो कंज़र्वेशन एफर्ट्स हैं, है ना? प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, वल्चर कंज़र्वेशन क्या है, ये सब हम कल स्टडी करेंगे डिटेल में। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। I hope you found this video informative, and thank you so much for watching this video.